गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के संबंध में कल हमने पढ़ा था कि अपेक्षण के विकास और ऑडिट के विकास के बारे में कि किस कंपनी अधिनियम के द्वारा कब कब इसको नियम बनाएंगे, ऑडिटर्स क्वालिफाइड ऑडिटर्स कैसे बनाएंगे। आज हम पढ़ते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग या अपेक्षण, अपेक्षण का अंग्रेजी प्राय ऑडिटिंग, जो लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। देखिए, पुराने समय में लेखापालों द्वारा लेखा पुस्तकों को एक न्याय संबंधी अधिकारी के सामने पढ़कर सुनाया जाता था और बाद में वो अधिकारी उसके संबंध में अपनी राय व्यक्त करता था। इसी से अपेक्षण या अपेक्षण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब अपने अपेक्षण की परिभाषा अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग अपेक्षण की परिभाषा दी है। ऑडिटिंग की अपेक्षण लेखा पुस्तकों की ऐसी जांच जिस पर अपेक्षक अपनी राय व्यक्त कर सकता है, और वो जांच किन के आधार पर, प्रमाणों या प्रपत्रों के आधार पर की जाती है। कुछ लोगों ने इसे अनुसंधान कहा है। मैं श्रवण या विस्तृत परिभाषा आपको बताता हूँ। अपेक्षण किसी भी संस्था, अपेक्षण क्या है? अपेक्षण किसी भी संस्था, चाहे लाभ कमाने वाले हो, लाभ या अलाभकारी संस्था हो, उसका वैधानिक स्वरूप कैसा भी हो, कंपनी हो, फर्म हो, ट्रस्ट हो या कोई क्लब हो, की विस्तृत जांच किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती हो, जिसके निश्चित अवधि के लाभ हानि का, निश्चित अवधि के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और निश्चित तिथि का बैलेंस शीट सही स्थिति प्रकट करते हैं या नहीं, उसके संबंध में क्या है? अपनी राय व्यक्त करना है। अब अपेक्षण की परिभाषा में आप तत्व कौन कौन से तत्व है, इसमें साफ के रूप से इस परिभाषा में बताया। सबसे पहले अपेक्षण किसी भी संस्था, कोई भी संस्था हो सकती है, लाभकारी संस्था हो सकती है, अलाभकारी संस्था हो सकती है, जैसे ट्रस्ट वगैरह जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, उन सभी संस्थाओं का क्या है, आपने अपेक्षण कर सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक लेखा पुस्तकें। अपेक्षण में किसी भी संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। ये लेखा पुस्तकों तक भी सीमित नहीं, यदि प्रशासनिक आधार पर इसकी जांच की जाए तो इसका क्षेत्र और भी विस्तृत किया जा सकता है। तीसरा बुद्धिमत्तापूर्ण जांच। इस संबंध में अपनी सभी जो लेखा पुस्तकें उन पर अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर अपनी राय व्यक्त की जाती है। चौथा आपका स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा, यह जांच क्या है? किसी एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की जाती है। कंपनी का या किसी संस्थान का व्यक्ति नहीं होता है, उसका उस संस्थान से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की जाती है। राय व्यक्त करना, अपेक्षक इस संस्था की लेखा पुस्तकों के आधार पर अपनी क्या है, राय व्यक्त करता है। तो इस संस्था अपेक्षण में क्या है? राय व्यक्त करना कि वो संस्था, लाभकारी संस्था, अपने वित्तीय लेखे सही या पूर्ण रूप से संधारित किए गए हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार की अशुद्धि या गबन वगैरह नहीं किया गया।
तो ये आपकी परिभाषा थी। दूसरा टॉपिक आपका, अब अकेक्षण से पहले आप कल अपने पढ़ा था पुष्प पालन बुक की। ये क्या है, प्रैक्टिकल या व्यवहारिक कार्य है। तीनों में अंतर है, पुष्प पालन, काउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तीनों पार्ट मुख्य रूप से अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। पुष्प पालन एक व्यवहारिक कार्य है, दूसरा अकाउंटिंग सैद्धांतिक कार्य, और चौथा आलोचना। तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अकाउंटेंसी के तीनों कार्यों को अलग अलग नाम से पुष्प पालन व्यवहार को लिखने की एक पद्धति जिसके द्वारा व्यवहार लिखे जाते हैं, जैसे खाता बही, केस बुक, क्रय दही, विक्रय दही। इनमें क्या है, सभी शोधों को लिखना, किन आधारों पर उनको लिखा गया है, उन प्रमाणों की सहायता से क्या है आगे ऑडिटर अपनी आलोचनात्मक जांच करता है। दूसरा सैद्धांतिक कार्य, इन व्यवहारों के आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट आदि बनाया जाता है। तो ये सही है या नहीं, इसके संबंध में अब बुक कीपिंग के द्वारा कार्य किया गया, जो कार्य किया गया उसको अकाउंटेंट या लेखापाल उनके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाता है। और इन दोनों के कार्य के आधार पर क्या है, आलोचनात्मक जांच की जाती है, जिस पर अपेक्षक अपनी राय व्यक्त करता है। तो ये बुक कीपिंग का कार्य बुक कीपर या लेखापाल द्वारा या अकाउंटेंट द्वारा ये सैद्धांतिक कार्य किया जाता है। तीसरा कार्य क्या है, ऑडिटर के द्वारा आलोचनात्मक जांच की जाती है। अब ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या है, इसके मुख्य रूप से 5 या 6 उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। पहला, लेखा पुस्तकों की सत्यता एवं शुद्धता की जांच। लेखा पुस्तकों की सत्यता या शुद्धता की जांच। ऑडिटर क्या करता है, लेखा पुस्तक की सत्यता की जांच करता है। सत्यता की जांच करने के लिए प्रमाणों की सहायता से जो लेखा पुस्तकें लिखी गई है उनको उनकी जांच करता है, जिसके आधार पर अपनी शुद्धता और सत्यता की जांच के आधार पर अपनी राय व्यक्त करता है। दूसरा, अशुद्धियों का पता लगाना। अशुद्धियों का पता लगाना अपेक्षक का मुख्य रूप से कर्तव्य नहीं है, लेकिन लेखांकन पुस्तकों के आधार पर अपनी जांच के दौरान अशुद्धियां अपने आप पकड़ में आ जाती है, तो होता है अशुद्धियों का पता लगाना। तीसरा, कपट का पता लगाना। अब कपट किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा साधारण कपट किए जा सकते हैं या कोई गहन कपट किया जा सकता है कर्मचारियों की मिलीभगत द्वारा, तो इसको पकड़ में लाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये ऑडिटर द्वारा, क्योंकि उसको लेखा पुस्तकों के संबंध में पूर्ण ज्ञान होता है, तो क्या है इन कपट और अशुद्धियों का पता लगा सकता है। जिन पुस्तकों के आधार पर या प्रमाणों के आधार पर वो अपनी जांच का कार्य करता है, तो उनके दौरान उनमें अशुद्धियाँ या कपट अपने आप पकड़ में आ जाता है। तीसरा, चौथा, कपट व अशुद्धियों को रोकना। ये भी मुख्य रूप से ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है कि वो कपट व अशुद्धियों को रोक देगा, लेकिन
किसी भी कार्य की जांच की अंदेशा होने पर जो कपट करने वाले व्यक्ति है उनको पता होता है कि वो क्या अपने जो कपट या किसी भी अशुद्धि के संबंध में उसकी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी, तो वो अपने आप कपट या अशुद्धियों को नहीं करेंगे। ये एक मानसिक प्रभाव होता है जिसके द्वारा ये अपने आप रुक जाते हैं। 5वां, राय व्यक्त करना। अपेक्षक का मुख्य रूप से यह कर्तव्य नहीं है कि वो लेखा पुस्तकों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करे, लेकिन वो इस कार्य का विशेषज्ञ होता है। लेखा पुस्तकों के आधार पर वो अपनी राय व्यक्त कर सकता है। मुख्य रूप से ये 5 ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया। अब अगला टॉपिक आपका अशुद्धियां का कपट। अशुद्धियां मुख्य रूप से अशुद्धियों को 5 प्रकार में बांटा गया है। सैद्धांतिक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, दोहराव की अशुद्धि, क्षतिपूर्वक अशुद्धि और हिसाब की अशुद्धि। किसी भी व्यवहार को सैद्धांतिक नियमों के आधार पर उस व्यवहार का लेखांकन किया जाता है। जब सैद्धांतिक नियमों की अनदेखा करके उसको व्यवहार को लिखा जाता है तो इस प्रकार की अशुद्धि को क्या कहते हैं? सैद्धांतिक अशुद्धि। किसी कारणवश भूल के कारण किसी व्यवहार को लिखना भूल गए हो तो वो भूल की अशुद्धि। कोई अशुद्धि इस प्रकार की किसी व्यवहार को 2 बार डेबिट कर दिया गया हो या 2 बार इसको क्रेडिट कर दिया गया हो तो वो दोहराव की अशुद्धि। कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती है कि एक अशुद्धि को दूसरी अशुद्धि क्या है? छुपा लेती है, तो ये कंपनसेटरी या क्षतिपूर्वक अशुद्धि कहलाती है। और ये हिसाब किताब के तलपट वगैरह के संबंध में अशुद्धि, जो हिसाब संबंधी अशुद्धि। कपट कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से रोकड़ का कपट, ये क्या है? सीमित मात्रा में बहुत ज़्यादा सीमित या करंट असेट्स के रूप में माना जाता है कि इसको चुराना या किसी तरह का कपट करना सबसे आसान होता है। तो रोकड़ का कपट। दूसरा संपत्तियों का कपट। तीसरा माल का कपट। चौथा सुविधाओं का। पांचवा शर्म का कपट या गबन। एक तरीके से तो रोकड़ का गबन, कोई भी व्यक्ति संस्थान में रोकड़ को चुरा सकता है, किसी तरीके से उसको हैक कर करके उसका गबन कर सकता है। इसमें किसी व्यवहार से प्राप्त हुए पैसों को अगले व्यवहार तक नहीं दिखाना या उस अगले व्यवहार को आगे, मतलब एक व्यवहार को छुपा कर दूसरे व्यवहार को सेटअप करते हुए रोकड़ का गबन कर सकते हैं। संपत्तियों का गबन, कार्यालय या संस्थान की संपत्तियों को अपने घर में उपयोग करना, उस तरीके के गबन संपत्तियों का गबन कहलाता है। माल का गबन करना, संस्थान से माल को अपने घर में इस्तेमाल करना या ले जाना। सुविधाओं का गबन, कार्यालय के टेलीफोन वगैरह या कार्यालय के कर्मचारियों या कार्यालय की संपत्ति का जो सुविधाएं दी गई है, कार का अपने गृह कार्य में उपयोग करना, सुविधाओं का गबन। श्रम का गबन, कार्यालय के कर्मचारियों का घर पे काम के रूप में कार्य करवाना या इसी तरीके से श्रम का गबन। तो ये अशुद्धियाँ और गबन या कपट, जिनको क्या है अपेक्षक द्वारा अपने अपेक्षण कार्य में ध्यान में रखना पड़ता है। कपट और अशुद्धि। धन्यवाद। अपने कल देखिए अशुद्धियों और कपट के संबंध में एक अपेक्षण की स्थिति या पोजीशन क्या होती है, वो किस तरीके से इनको अपने व्यवहारों को या इस तरीके के गबन के बारे में वो किस तरीके से अपने जांच राय व्यक्त करता है। धन्यवाद।